मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। इसमें देखो अननेसेसरी कुछ याद नहीं रखना है, पेपर इसके बाहर नहीं जाएगा भाई। मैं इतनी तो बोलता हूं आपसे कि भाई जो इसमें हिस्ट्री में बताएंगे 90% उसमें से आएंगे, तो इसलिए आप थोड़ा सा जो चीज मेन है ना उसको समझने में पूरा ध्यान देना। और कहानी से बताऊंगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, भूलोगे और नहीं। ठीक है, तो ध्यान देना, इजी क्वेश्चन होते हैं, इंडियन हिस्ट्री की तरह टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल आते हैं और आराम से हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, ठीक है, हो गया। सबसे पहले चौहानों से शुरू करेंगे क्योंकि वो समझना इंपॉर्टेंट है, तो वो समझ में आएगा तभी जाके चीजें आगे समझ में आएगी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। उससे पहले मैं एक चीज और आपको समझाता हूं। देखो इधर क्या हुआ कि ये तो है कौन, मोहम्मद गौरी, और इधर कौन है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान हार गया, और मोहम्मद गौरी जो है ये हर साल भारत आता था। मैं इससे पहले महमूद गजनवी भारत आता था। उनके दो काम थे, एक तो भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा भारत की धन संपदा को क्या ले जाना, लूट के ले जाना। तो गजनवी आया, गजनवी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद कौन आया, गौरी आया। ठीक है, गौरी ने षड्यंत्र पूर्वक पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हरा दिया, और गौरी कह रहे वापस लौट गया अपने अपने वहां पे, गजनी वापस लौट गया। पर कहते हैं गौरी का जो सबसे बड़ा गुलाम था, जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब क्या थे ये जो मोहम्मद गौरी और ये होते थे, ये अपने साथ कभी भी परमानेंट सेना नहीं रखते थे। जब युद्ध होता तब ये क्या करते थे, मंडियां होती थी, उनसे जो हट्टे कट्टे नहीं होते थे क्या सैनिक, उनको खरीदते थे। परमानेंट नहीं, जैसे परमानेंट सेना को पैसा देना पड़ेगा, तो ये क्या करते थे, मंडियों में जाते, वो हट्टे कट्टे नहीं होते 8-8 फुट के, बोले आजा मेरी तरफ से लड़ने के लिए इतने पैसे दूंगा और इस युद्ध में मेरे साथ रहेगा। तो वो क्या करते थे, इनके साथ रहते थे, वो क्या करते थे, इनके साथ रहते थे। ठीक है, अब कहते हैं कि गौरी का सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौरी की मृत्यु हो गई, पृथ्वीराज के तीर से नहीं मानी जाती, वो तो चंद्रवरदाई कहता है। भाई कहने का मतलब है जब पृथ्वीराज चौहान हारा तो कहते हैं मोहम्मद गौरी उसे बंदी बना के और कहां ले गया, गजनी, ये चंद्रवरदाई बताता है। ठीक है, और गजनी लेके उसको बोला आंखें नीचे, तो पृथ्वीराज चौहान ने आंखें नीचे नहीं करी, तो उसकी दोनों आंखें क्या करी, फुड़वा दी, तो पृथ्वीराज चौहान को अंधा बना दिया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को जेल में डाल दिया। ठीक है, अब खुद चंद्रवरदाई कहता है मुझे मेरे मित्र पृथ्वीराज की याद आई, तो मैं अजमेर से छोटी सेना की टुकड़ी लेके पृथ्वीराज से मिलने कहां पहुंचा, गजनी। गजनी वर्तमान में कहां पड़ता है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास। ठीक है, और मैंने मोहम्मद गौरी से रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं पृथ्वीराज चौहान से मिलना चाहता हूं, तो गौरी ने मुझे पृथ्वीराज से मिलने की परमिशन दे दी। जब मैं पृथ्वीराज से मिला तो उसकी हालत बहुत खराब थी और वह आत्महत्या करने को उतारू था। ठीक है, मैंने पृथ्वीराज को समझाया और हम दोनों ने मिलकर गौरी को मारने की क्या बनाई, योजना बनाई। ये कौन लिख रहा है अपनी पुस्तक में, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासों में। ठीक है, कहते हैं चंद्रवरदाई गौरी के पास गया, बोले पृथ्वीराज चौहान जो है वो एक कर्तव्य दिखाना चाहता है, ये शब्द भेदी बाण चला सकता है, और जो उसमें सही में भी क्वालिटी थी। ठीक है, कि जहां से आवाज आ रही है उसी डायरेक्शन में सटीक निशाना लगा सकता है। वही आपका साइंस में आप कौन सा इफेक्ट पढ़ते हो, डॉपलर इफेक्ट, के श्रोता और स्रोत के मध्य की दूरी जब बढ़ती घटती है तो जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको बढ़ती घटती प्रतीत होती है। उसी कॉन्सेप्ट पे वो निशाना लगाता था पृथ्वीराज चौहान। कहते हैं सामने गौरी बैठा हुआ है स्टेडियम में, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, बीच में चंद्रवरदाई खड़ा हुआ और साथ में कौन है, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने बोला चल तेरा ये दम भी देख लेते। अब प्रतियोगिता क्या थी, इधर घंटा है, उधर तो गौरी बैठा है, इधर दोनों खड़े हुए हैं, साइड में घंटा है, वो नहीं होती मंदिर में झालर जैसे शाम को बजाते हैं, तो कंपटीशन में ये था वो झालर घंटा बजेगा और पृथ्वीराज चौहान वो तीर चलाएगा, यदि वो तीर एकदम घंटे पे जाके टकरा जाता है, ठीक है, तो गौरी ने बोला था मैं तुम दोनों को क्या कर दूंगा, आजाद कर दूंगा, तुम अपना अजमेर चल जाना हिसाब किताब देख के। ठीक है ना, उसने कहा ठीक है। इन दोनों को अजमेर जाना ही नहीं था, ये तो गौरी को सेट करने आया था, दोनों भाई गौरी को मारने आया था। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि उसने पहले ही दोहा बोलना शुरू किया। भाई दोहा आपको पता है ना कौन सा है, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ठीक है, उसने उसको लोकेशन बताई, इधर बजा घंटा, उधर पृथ्वीराज ने धनुष पे बाण साधा और सीधे उसने यहां छोड़ने की जगह बाण घुमाया और सीधे छोड़ा और तीर लगा गौरी के सिर पे और गौरी सेट हो गया।
ठीक है ना। ये कौन बोलता है? चंद्रवरदाई। अब आप बोलोगे चंद्रवरदाई जब खुद ही वहां पर था तो यहां कैसे लिखेगा? अच्छा, अब क्या हुआ? कहते हैं जैसे गौरी के तीर लगा तो चंद्रवरदाई कहता है मैंने एक खंजर लिया, उससे पृथ्वीराज को मार डाला, और वही खंजर से मैंने अपने आप को मार डाला। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था हमने गौरी को मारा है तो जिंदा बच के तो हम वहां से आ नहीं सकते, इसलिए दूसरे शत्रु के हाथ से मरने से बच्चा अच्छा है हम अपने हाथ से मर जाए। अब आप बोलोगे जब चंद्रवरदाई खुद वहां मर गया तो उसने पृथ्वीराज रासो में कहां से लिखा? तो कहते हैं पृथ्वीराज रासो का जो अंतिम खंड था, अंतिम पार्ट, उसका निर्माण चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने किया था। ठीक है, वो चलो समझ में आता है। वास्तविकता में स्टोरी क्या थी मैं बताऊं, ज्यादातर इतिहासकार क्या बताते हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, पर दिक्कत कहां हो गई? जब पृथ्वीराज ने तीर घुमाया तो गौरी भी चला खोपड़ी था, वो समझ गया भाई साहब मेरी तरफ ही तीर आ रहा है, तो कहते हैं वो झुक गया। जैसे झुका तीर पास हो गया और उसने बोला कि भाई अभी ये दोनों सेट कर देते, बड़ी मुश्किल से बचा, तो उसने दोनों को उठा के खाई में फिकवा दिया गौरी ने, और वहीं पर दोनों की, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये कथन ज्यादा उचित लगता है क्योंकि पृथ्वीराज की समाधि आज भी अफगानिस्तान के काबुल शहर के बाहर बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह ये पूरे घटनाक्रम आपके क्या होते हैं, चलते हैं। तो आपको एक एक चीज पे ध्यान रखना है। अब इसमें हर इतिहासकार के मत अलग अलग हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन से इतिहासकार ने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु सिरसा हरियाणा में बताई है? कौन से इतिहासकार ने पृथ्वीराज की मृत्यु अजमेर में बताई है? और कौन से इतिहासकार ने पृथ्वीराज की मृत्यु एक रोचक कथा के द्वारा गजनी अफगानिस्तान में बताई? इस तरह से स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे क्या होता है, पूछता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वीराज हार गया, भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां से भगा दिया गया, कहां से? गजनी से। अब इसने क्या बोला? अपने ठिकाना अब अपन को भारत में बनाना पड़ेगा। तो पहला अवसर था जब किसी मुसलमान ने यह सोचा था कि भाई अब अपन अपनी सत्ता कहां स्थापित करेंगे? इंडिया में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से वंश की स्थापना की? गुलाम वंश। तो देखो आपके सल्तनत दे रखी, सल्तनत से संबंधित फैक्ट आते हैं क्योंकि उनका संबंध है। तो देखो पहला गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आ गया? खिलजी वंश 1290 से लेके 1320। इसके बाद कौन सा वंश? तुगलक वंश 1320 से 1414। इसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451। और सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश 1451 से लेकर 1517। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो देखो इब्राहिम लोधी किससे भिड़ा? सांगा से, और सांगा ने उसको हरा दिया। ठीक है, तो देखो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन के राजस्थान पर कितने आक्रमण है? 4। तो आपको पता होना चाहिए जब इधर अलाउद्दीन था तो उस समय अलग अलग राज्यों में कौन कौन से शासक थे। एक तो ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दूसरा सीधे लोधी से पूछता है कि जब इधर लोधी वंश का इब्राहिम लोधी था तो इधर कौन था? सांगा, और उनके बीच कौन आ गया? बाबर। ठीक है, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम आक्रमणों में जो विजय हुई मुसलमानों की, तुर्क लोगों की, तो उसका हार का ठीकरा 2 ही लोगों के सर फोड़ा जाता है। एक तो किसके सर? पृथ्वीराज चौहान। कि पृथ्वीराज चौहान ने यदि सतर्कता दिखाई होती और गौरी के षड्यंत्र में न आया होता तो फिर भारत में मुस्लिम सत्ता या सल्तनत काल की स्थापना नहीं हुई होती। ठीक है, दूसरा ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाता है? राणा सांगा। कि यदि राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा जो था ना वो अपने टाइप के अलग व्यक्ति था। कर्नल टॉड उसके बारे में बोलता है उसकी एक आंख नहीं है, एक आंख से काना है। ठीक है, क्योंकि उसके भाई ने फोड़ दी थी उसकी आंख। एक हाथ नहीं है क्योंकि हाथ में तीर लग गया था तो जहर नहीं फैल जाए तो हाथ काटना पड़ा। ये वाला पांव नहीं है सांगा का, यहां से कटा हुआ है पांव, मतलब इधर का पूरा मामला खत्म है इस तरफ का। ठीक है, उसके अलावा शरीर पे 80 घाव थे और फिर भी हमेशा युद्ध करने को क्या रहता था? तैयार रहता था। खुद सेना को 4 बजे बुलाया है तो खुद 3:30 बजे बैठ के घोड़े पे तैयार रहता था। कौन? सांगा। उतना ज्यादा उसे पैशन था किसका? युद्ध करने का। ठीक है, और अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं आ रहा था, और अंतिम युद्ध केवल अपने अति उत्साह में क्या हो गया? हार गया, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं था हार क्या होती है सांगा को। तो अपने युद्ध में जो बाबर, और सुनो बाबर वाला युद्ध भी जीता हुआ जिसमें बाबर की सेना कुछ भी नहीं है। बाबर जो था ना, आपने देखा होगा जब राणा सांगा का खानवा का युद्ध हुआ उससे 1 महीने पहले बयाना का युद्ध हुआ।
ठीक है। और बयाना के युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को भगा दिया, तो बाबर की सेना इतनी बुरी घबरा गई तो वो भारत छोड़ के भागने लग गई। ठीक है। तो बाबर ने सोचा कि भाई साहब इनको रोकूं, तो बाबर ने कहा भाई रुक जाओ यार। बोले तू मर, तेरे को मरना है। तो सेना बाबर को बोलती है हमको नहीं मरना, हाथ जोड़े। वो राणा सांगा, एक तो वो खुद खतरनाक, कहते हैं अभी नहीं होते डॉन टाइप आदमी, उस समय उसमें पूरे भारत का सबसे बड़ा डॉन था कौन? सांगा। लोग थरथराते थे। और अगर किसी ने सांगा पर अटैक कर दिया तो सांगा कुछ भी नहीं करता था, अपनी सीमाओं में रहता था। बोला आजा, युद्ध में हराता, उसके बेटे को किडनैप करता और बोला इतने पैसे ले आना और इसको ले जाना। और वो जो फिरौती का पैसा होता था उसको मेवाड़ के विकास के लिए क्या करता था? खर्च करता था। बहुत डेंजरस आदमी। ठीक है। अब कहते हैं कि सांगा जो है ना, वो बिल्कुल जीता हुआ युद्ध क्या हो गया, अपने अति उत्साह की वजह से हार गया। और बाबर क्यों अच्छा बना? उसकी सेना बयाना के युद्ध में भाग रही थी, तो क्या भाई रुक जाओ, उसने कहा हम नहीं रुकेंगे। तो बाबर कहता है यार तुम्हें दिक्कत है ना, मैं पीता बहुत हूं टैंकर की तरह, तो आज से मैं पीना छोड़ रहा हूं, अब तो रुक जाओ। तो सेना ने कहा भाई तू पी कुछ ही कर, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो जा रहे हैं। ठीक है। तो उसने कहा भाई एक काम करो, युद्ध जितवा दो मेरे को ये सांगा वाला, मैं तुम्हें चांदी की मुद्राएं दूंगा। बोला अपने पास ही रख अपनी चांदी की, जान ही नहीं बचेगी तो क्या करेंगे। ठीक है ना। ऐसे करके जब बाबर की सेना ने उसकी बात नहीं मानी तो एंड में वो कुरान पे आ गया और उसने मुसलमानों को जिहाद के नाम पर क्या करा, भड़काया और बोला ये धर्म युद्ध है, सामने कौन है? काफिर है और इनको हराना पड़ेगा, नहीं तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो धर्म के नाम पर अपने सैनिकों को भड़काया, इसलिए उसे एक अच्छा सेनापति के रूप में बाबर को क्या करा जाता है? माना जाता है। ठीक है। और सांगा जो था ना वो अति उत्साही था। जब सांगा गया तो सांगा के और बाबर की सेना में 1:4 के सैनिक का अनुपात था, 4 गुना सैनिक सांगा के ज्यादा थे। अब वो बंदा हाथी पर बैठकर आगे पहुंच गया। ठीक है। अब दिक्कत क्या थी, राजपूत तो लड़ते थे वो हथियारों से, मार देंगे काट देंगे, और सामने बाबर क्या लेके आया? तोपें। अब जैसे तोप छूटी 100-150 लोग मरे। बोले यार ये क्या नई बला है, ये सामने से गोला आता और फटता है। ठीक है। इतने में कहते हैं बाबर की सेना में से एक तीर आया और सांगा के कंधे पे लग गया, और उसमें जहर होता है तीर के आगे वाले हिस्से में, तो सांगा बेहोश हो गया। अब जैसे बेहोश हुआ तो आपने देखा कि उस समय सैनिकों का ढीला होता था, बोले ओ भागो राजा मर गया। ठीक है। अरे भाई तुम तो ज्यादा हो, तुम तो लड़ लो। ठीक है। तो ऐसे करके सेना का उत्साह ठंडा हो गया और वापस से सांगा को उठा के शिविर में लिया है। 3 दिन बाद होश आया, फिर तलवार उठा ली, चलो। अरे भाई रुक जा, थम जा, पहले 1.5 लाख लोग मारे गए। तो बाबर ने बोला, सांगा ने बोला कि जब तक कि मैं बाबर को पराजित नहीं कर देता, एक तो मेवाड़ की धरती पर कदम नहीं रखूंगा, और एक जो उस समय मेवाड़ का जो राजा होता था महाराणा, वो विशेष प्रकार की पगड़ी बांधता था जिसे बोलते थे पाग, और 26 वार की पगड़ी होती थी, और एक वार में 3 फुट होते थे, इतनी बड़ी पगड़ी होती थी। तो उसने कहा तब तक पगड़ी नहीं पहनूंगा। फिर वो अपने वापस सेना को इकट्ठा करता रहा। फिर उसके सामंतों ने सोचा यार ये पहले 1.5 लाख लोगों को मरवा चुका है, ये अभी भी इसका उत्साह ठंडा नहीं हुआ बाबर से युद्ध करने का। तो कहते हैं उसी राणा सांगा के जो सेनापति और सामंत थे, उसी ने उसको भोजन में जहर दे दिया, और वहीं सांगा की क्या मानी जाती है? मृत्यु मानी जाती है, कालपी ग्वालियर के निकट। ठीक है। तो और सांगा, आपने देखा सांगा की अधूरी छतरी कहां बनी हुई है? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में और वहां पर रणथंभौर में तो अधूरी छतरी है, और मुख्य छतरी मांडलगढ़ के पास है। ठीक है। तो इस तरह वो घटनाक्रम चलता है। तो 2 जनों के सिर ठीकरा फोड़ा जाता है, एक पृथ्वीराज चौहान और एक कौन सा? राणा सांगा। और दोनों परम शक्तिशाली शासक हैं। पृथ्वीराज चौहान के हाथ में 3/4 भारत है, और सांगा के हाथ में भी लगभग लगभग 2/3 भारत कंट्रोल में है। उसके बावजूद भी ये युद्ध में क्या हो गए? हार गए। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा सीक्वेंस आपका चलता है। ठीक है। तो अब पहला हेडिंग इसमें डाल देना आप मध्यकालीन वाले में। सबसे पहले शाकंभरी के अलग अलग नाम है, तीनों चारों नाम लिख लो। शाकंभरी के चौहान, सांबर के चौहान, सपाद लक्ष्य के चौहान, और जांगल देश के चौहान। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, उपनाम में जांगल देश भी बताया था, बीकानेर के आसपास वाला, और सपाद लक्ष्य बताया था नागौर के आसपास वाला। जांगल देश के चौहान।
लिखिए एक बार आप। एक ही बात है, अपन अलग अलग नाम से देखो इसको जानते हैं। शाकंभरी के चौहान कहते हैं क्योंकि शाकंभरी देवी का जो सबसे मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? सांबर के निकट। ठीक है, तो शाकंभरी के चौहान, सांबर के चौहान। फिर इसी नागौर झील, नागौर में सांबर झील के आसपास वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन? सपाद लक्ष, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ कितने गांव थे? 1.25 लाख। सपाद का मतलब 1.25, लक्ष का मतलब लाख, इसलिए सपाद लक्ष के चौहान। और ये क्षेत्र आपका सांबर झील से कहां तक फैला हुआ था? बीकानेर तक। ठीक है, मैप में भी आपको बताया था और बता दूंगा एक बार। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? जंगल देश के चौहान। चौहानों का संस्थापक कौन है राजस्थान में? वासुदेव चौहान। इसका ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट पूछा गया है। कौन सा? 551 ईस्वी। इसने अपनी राजधानी सबसे पुरानी कौन सी बनाई? अही छत्रपुर। अही छत्रपुर किसका वर्तमान नाम? अही छत्रपुर का क्या हो गया? नागौर हो गया। इसने बिजोलिया शिलालेख जो मिला है भीलवाड़ा में, वो देखो चौहानों की जानकारी देने वाला राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख बिजोलिया ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकमात्र शिलालेख है जो चौहानों की जानकारी देता है, पर सबसे प्रारंभिक इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिकेट जानकारी कौन देता है? बिजोलिया। बिजोलिया कहां हो गया? भीलवाड़ा। इस पे दो चीजें और भी है, दो चीजें मेन क्या लिखी हुई है? सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। अब अपन आप ज्योग्राफी के हिसाब से पूछोगे तो सांबर झील कैसी झील है? प्राकृतिक, क्योंकि सांबर झील किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। पर इस शिलालेख की बात करेंगे, क्वेश्चन अगर हिस्ट्री वाले सेक्शन में है और पूछ ले कि किसने बनवाया और 4 राजाओं के नाम दियो, तब तो आपको एक टिक करना ही है। तो कौन सा करोगे? वासुदेव चौहान। इसने शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण कराया, क्योंकि माना जाता है कि प्रारंभिक चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता थी। बाद में चौहान धीमे धीमे नागौर से शिफ्ट होकर सीकर आ गए, तब उनकी कुलदेवी जीर्ण माता बन गई। ठीक है, ये हो गया। बाद में जब अजमेर के चौहान आ गए, तब उनकी कुलदेवी है तो जीर्ण माता, परंतु खुद पृथ्वीराज चौहान की जो जिसको क्या बोलते हैं अपन, ईष्ट देवी, वो कौन सी थी? चामुंडा माता। और इस चामुंडा माता का मंदिर, ये जोधपुर वाली चामुंडा माता नहीं है जिनका मेहरानगढ़ दुर्ग में, अजमेर में जो चामुंडा माता का मंदिर है वो किसकी इष्ट देवी थी? पृथ्वीराज चौहान की। तो ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है, शाकंभरी माता के 3 मंदिर है, पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो तीनों लिख लो एक बार। इन दोनों का निर्माण इसने करवाया, वासुदेव चौहान में। देखिए शाकंभरी माता मंदिर, तीनों याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से किस स्थान पर शाकंभरी माता का मंदिर नहीं है। तो देखो पहला तो अभी अभी आपने जस्ट लिखा है, कौन सा? सांबर। तो सांबर क्षेत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगा? जयपुर क्षेत्र, ज्यादातर इसी बेल्ट में। दूसरा उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी कहां है? ठीक है, झुंझुनू। तो शाकंभरी माता का दूसरा मंदिर कहां पर है? उदयपुर वाटी। और शाकंभरी माता का तीसरा मंदिर है सहारनपुर। और सहारनपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ये तीनों लिख लो आप एक बार। सहारनपुर उत्तर प्रदेश, सांबर जयपुर, उदयपुर वाटी झुंझुनू, ठीक है, और सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये जो वासुदेव चौहान है ये स्वतंत्र शासक नहीं है, ये किसके अधीन है? गुर्जर प्रतिहारों के, मतलब गुर्जर प्रतिहारों का ही शासन है। गुर्जर प्रतिहारों का एक सेनापति कौन है? वासुदेव चौहान। और चूंकि गुर्जर प्रतिहारों से पूरा भारत संभल नहीं रहा था, तो उसने अपने सेनापति वासुदेव चौहान को कहां भेजा? सबसे पहले राजस्थान। तो भले ही ये चौहानों का संस्थापक है, परंतु ये स्वतंत्र शासक नहीं है। चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक था गुवक फर्स्ट, वो मैं आपको नाम कल लिखवा दूंगा।